नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में दिया जवाब। कहा, कोरोना कालखंड में भी किसानों ने की रिकॉर्ड पैदावार और सरकार ने एमएसपी पर भी की रिकॉर्ड खरीदी। भाजपा नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भाजपा का संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर कहा, गन्ना किसानों के लिए बनाया जाएगा नया कानून। 14 दिन के बाद गन्ने के भुगतान करने पर ब्याज के साथ चीनी मिलों को करना होगा भुगतान। केंद्रीय उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में कहा, केंद्र सरकार ने किसानों को यूरिया में सब्सिडी देकर उन पर नहीं पड़ने दिया बोझ। देश में डैब की कमी न रहे, इसके लिए सरकार ने दी सब्सिडी। पीएम मोदी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वर्चुअली रैलियों को भी किया संबोधित। बिजनौर की रैली में पीएम मोदी ने कहा, पिछले 5 साल में गन्ना किसानों को 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का किया गया है भुगतान। पीएम सम्मान निधि हो या फिर छोटे किसानों को आर्थिक मदद, सरकार ने सीधे किसानों के खाते में कराया है उपलब्ध। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना कालखंड में भी किसानों ने रिकॉर्ड पैदावार की है और सरकार ने एमएसपी पर भी रिकॉर्ड खरीदी की है। हमारे किसानों ने कोरोना के इस कालखंड में भी बम्पर पैदावार की और एमएसपी ने भी रिकॉर्ड खरीदी करके नए विक्रम प्रस्तावित किए हैं। इसी कोरोना काल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए, क्योंकि हम जानते हैं कैसे संकट के काल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करता है, और इसलिए हमने उस पर भी बल दिया ताकि रोजगार भी मिलता रहे और सारे प्रोजेक्ट्स हम पूरे भी कर पाए। कठिनाइयां थी लेकिन उसको कर पाए। इसी कोरोना काल में चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हर कालखंड में विस्तार से इसका विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया गया और उसको हमने चलाया है। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इस देश ने किसी को भूख से मरने नहीं दिया। 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया और आज भी करा रहे हैं। इस कोरोना कालखंड में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड पैदावार की, सरकार ने रिकॉर्ड खरीदी की। दुनिया के अनेक देशों में जहां खाने का संकट पैदा हुआ, और आपको पता होगा 100 साल पहले जो आपदा आई थी उसके जो रिपोर्ट है उसमें ये बात कही गई है कि बीमारी से मरने वालों की जैसी तादाद है वैसी भूख से मरने वालों की भी बड़ी तादाद है। उस समय के 100 साल पहले की रिपोर्ट में है। इस देश ने किसी को भूख से मरने नहीं दिया। 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया और आज भी करा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा टोटल एक्सपोर्ट हिस्टोरिकली हाईएस्ट रिकॉर्ड पर है और ये कोरोना काल में है। कृषि एक्सपोर्ट ऐतिहासिक रूप से टॉप पर पहुंचा है। कोरोना काल के कठिन समय में भी भारत ने यूरिया की कमी नहीं होने दी है। देश के छोटे किसानों को मजबूत करने की जरूरत है। भारत ने किसानों को इस पीड़ा झेलने के लिए मजबूर नहीं किया। भारत ने वो सारा बोझ देश ने अपने कंधों पर उठाया और किसान को ट्रांसफर नहीं होने दिया है। भारत ने फर्टिलाइजर की सप्लाई को भी निरंतर जारी रखा है। कोरोना के संकट काल में भारत ने अपनी खेती को, अपने छोटे किसानों को संकट से बाहर निकालने के लिए
बड़े फैसले लिए। क्या आप छोटे किसानों के कल्याण के लिए आप रोड़े अटकाते रहते हो, छोटे किसानों को इस संकट में डालते हो? माननीय अध्यक्ष जी, अगर गरीबी से मुक्ति चाहिए तो हमें हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। अगर हमारा छोटा किसान मजबूत होता है, छोटी सी जमीन होगी, 2 हेक्टेयर की भूमि होगी, तो भी उसको आधुनिक करने का वो प्रयास करेगा, नया सीखने का प्रयास करेगा, और उसकी ताकत आएगी तो देश की अर्थरचना को भी ताकत मिलेगी। और इसलिए आधुनिकता के लिए छोटे किसानों की तरफ ध्यान देने का हमारा प्रयास है। लेकिन छोटे किसानों के प्रति जिन लोगों के मन में नफरत है, जिन्होंने छोटे किसानों के दुख दर्द नहीं जाना है, उनको किसानों के नाम पर अपनी राजनीति करने का कोई हक नहीं बनता है। पीएम मोदी ने कहा कि सालों से उत्तर प्रदेश में सरयू नहर परियोजना लटकी पड़ी थी, हमारी सरकार ने इसे पूरा किया। यूपी में सरयू नहर परियोजना 70 के दशक में शुरू हुई, 70 दशक, और उसकी लागत 100 गुना बढ़ गई। हमारे आने के बाद हमने उस काम को पूरा किया। ये कैसी सोच है, क्या तरीके हैं? यूपी का अर्जुन डैम परियोजना 2009 में शुरू हुई, 2017 तक 1/3 खर्चा हुआ। हमने इतने कम समय में इसको पूर्ण कर दिया। पुराने अप्रोच से गोरखपुर का कारखाना बंद होता था, हमारे अप्रोच से गोरखपुर का फर्टिलाइजर का कारखाना शुरू होता है। सोमवार को पीएम मोदी ने यूपी और उत्तराखंड में वर्चुअली रैलियों को संबोधित कर बीजेपी की तारीफ की तो विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन चौपाल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 सालों में गन्ना किसानों को 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया है। इतना पहले की 2 सरकारों ने मिलकर भी नहीं किया। पिछले 5 साल में गन्ना किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया है। इतना तो पहले की 2 सरकारों में मिलकर नहीं किया गया है। पहले की सरकारों में गन्ने की पर्ची से लेकर गन्ना बकाये के भुगतान तक हर जगह नकली समाजवादियों का ही बोलचाल था, उन्हीं का राज था। पीएम किसान सम्मान निधि हो, छोटे किसानों की आर्थिक मदद हो, या किसान भाइयों की फसल का बीमा हो, हमारी सरकार ने यह सब सीधे बैंक खातों में उपलब्ध कराया है, कोई बिचौलिया नहीं। और केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भाजपा का संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर कहा कि उत्तर प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनने के बाद ऐसा कानून बनाया जाएगा कि जो गन्ना मिल 14 दिन के बाद गन्ने के भुगतान करेंगे, उसे सूद समेत गन्ना किसानों को भुगतान करना पड़ेगा। हमने वादा किया था कि गन्ना किसानों को हम भुगतान करेंगे 1,49,000 करोड़ का भुगतान हमने किसानों का किया है। हर गन्ना किसान स्वीकार करेगा, एक भी गन्ना मिल भी बंद नहीं हुई है और हमें समय पर पैसा मिल रहा है। फिर भी कई किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं मिलता है। हम कानूनन स्थिति ऐसी करेंगे कि 14 दिन से ज्यादा अगर भुगतान करने में होता है तो उसका सूद चीनी मिल को किसान को देना पड़ेगा और किसान को सूद के साथ उसका पैसा मिलेगा। केंद्रीय उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को यूरिया में सब्सिडी देकर उन पर बोझ नहीं पड़ने दिया। आज हम किसान को यूरिया की एक बैग 266 रुपीज में देते हैं और 266 रुपीज के पीछे आज जो $900 का यूरिया जब हम इंपोर्ट करते हैं
तो हमें 2,500 रुपया प्रति बैग सब्सिडी देनी पड़ती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ये सब्सिडी दी, किसान पर बोझ नहीं बढ़ाया और इस साल यूरिया और ऑल फर्टिलाइजर की सब्सिडी बढ़ के 1,49,000 करोड़ रुपया हो गए। देश में डीएपी की कमी ना रहे, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई, लेकिन भी एक बैग पर 1,650 रुपया की सब्सिडी दी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सोमवार को कांगड़ा जिले के नागरोटा बगवा स्थित मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। राज्यपाल ने कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस अनुसंधान केंद्र के सफलतापूर्वक संचालन की सराहना करते हुए कहा कि इस अनुसंधान केंद्र को और अधिक आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस अनुसंधान केंद्र को विरासत केंद्र घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि शीघ्र ही इस विरासत को घोषित कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो सकता है, आयुष डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, उनकी भी मदद ले सकते हैं। उनका मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड होता है, उनसे, और अपना विश्वविद्यालय स्वयंपूर्ण है, वो आत्मनिर्भर है, वो इस दिशा में कुछ स्वयं खुद के कुछ प्रोग्राम लेकर लोगों के पास जा सकता है। आई वुड सजेस्ट कि अपना विश्वविद्यालय, यह कृषि विश्वविद्यालय मेडिसिनल प्लांट्स के लिए व्हाई नॉट एडॉप्ट सम स्कूल्स। एक स्कूलों के बच्चों के यहाँ एक अधिकारी अपने विश्वविद्यालय से वहां जाएगा और उस स्कूल में जिनके पास जमीन है, जिनके पास प्लॉट है, उसमें वहां मेडिसिनल प्लांट्स लगाएंगे। वहां के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को हम उस मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताएंगे। और मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले के परासिया विकासखंड का ग्राम बीजकवाड़ा अब स्वीट कॉर्न ग्राम के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। इस ग्राम में लगभग 160 हेक्टेयर रकबे में स्वीट कॉर्न की फसल की ली जा रही है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के मार्गनिर्देशन में जहां छिंदवाड़ा जिले की पहचान कॉर्न सिटी के रूप में बनी है, वहीं अब ग्राम बीजकवाड़ा और आसपास के 10 ग्रामों की पहचान भी कॉर्न ग्राम के रूप में बन रही है। ग्राम बीजकवाड़ा और आसपास के 10 ग्रामों में उत्पादित स्वीट कॉर्न की मार्केटिंग केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हो रही है, जिससे किसान आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले के परासिया विकासखंड के ग्राम बीजकवाड़ा का कुल कृषि रकबा 436.254 हेक्टेयर है, जिसमें 437 कृषक विभिन्न फसलों की खेती कर रहे हैं। कुल कृषि रकबे में से 160 हेक्टेयर क्षेत्र में 36 कृषक स्वीट कॉर्न की फसल ले रहे हैं। इस वर्ष इन कृषकों द्वारा 2400 मीट्रिक टन स्वीट कॉर्न की फसल ली गई है, जिससे उन्हें 3.60 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। इन कृषकों की स्वीट कॉर्न की फसल से मिलने वाले लाभ को देखते हुए उनसे प्रेरित होकर ग्राम बीजकवाड़ा के आसपास के लगभग 10 ग्रामों के 125 कृषकों द्वारा भी 320 हेक्टेयर रकबे में स्वीट कॉर्न की फसल की जा रही है। स्वीट कॉर्न की फसल ने इस क्षेत्र के किसानों की तस्वीर और तकदीर बदलने का कार्य किया है और अब सभी कृषक आर्थिक रूप से समृद्ध होते जा रहे हैं। भारत के निर्यात में लगातार तेजी देखी जा रही है। उल्लेखनीय है कि भारत का वस्तु व्यापार जनवरी 2022 में 23.69% बढ़कर जनवरी 2021 के 27.54 बिलियन डॉलर की तुलना में 34.06 बिलियन डॉलर हो गया। जनवरी 2020 के 25.85 बिलियन डॉलर की तुलना में इसने 31.75% की वृद्धि दर्ज कराई। भारत का वस्तु व्यापार अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 में 40.53% बढ़ा और यह अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के 228.9 बिलियन डॉलर की तुलना में 335.44 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। सरकार ने भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2014 के बाद से कई सक्रिय तथा प्रभावी कदम उठाए हैं। 1 अप्रैल 2015 को एक नई विदेश व्यापार नीति FTP 2015-20 आरंभ की गई। इस नीति में अन्य बातों के अतिरिक्त पहले की निर्यात संवर्धन स्कीमों को युक्ति संगत बनाया गया तथा 2 नई योजनाएं अर्थात वस्तुओं के निर्यात में सुधार लाने के लिए भारत से वस्तु निर्यात स्कीम MEIS तथा सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए भारत से सेवा निर्यात स्कीम SEIS आरंभ की गई।
इन योजनाओं के तहत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स को पूरी तरह हस्तांतरणीय बनाया गया। सरकार ने सूक्ष्म, लघु तथा मझोले उद्यमियों MSME के निर्यातकों सहित नए तथा संभावित निर्यातकों तथा पहुंचने तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उन्हें प्रवेश कराने में सक्षम बनाने के लिए विदेश व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर अनुकूलन कार्यक्रमों, परामर्श सत्रों, व्यक्तिगत सुगमीकरण आदि के जरिए उनका संरक्षण करने तथा भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक निर्यात बंधु स्कीम का क्रियान्वयन करना आरंभ कर दिया है। कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए माल ढुलाई के नुकसान को कम करने के लिए माल ढुलाई के अंतर्राष्ट्रीय घटक के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन तथा विपणन सहायता आरंभ की गई थी। भारी बारिश, हिंसक हवाओं और तूफानी लहरों के साथ तीव्र चक्रवात बत्सराई ने मेडागास्कर के मध्य पूर्वी तट पर दस्तक दी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि मेडागास्कर में आए तीव्र चक्रवात बत्सराई में अब तक 20 लोगों की मौत हुई है। इस मौसम के दौरान आने वाले तूफान फसल को नष्ट कर सकते हैं, खाद्य कीमतों को बढ़ा सकते हैं और खाद्य असुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। सरकार के अनुमान के मुताबिक 6 लाख लोग संभावित रूप से प्रभावित हो सकते हैं और 1,50,000 विस्थापित हो सकते हैं। 12 राज्य मार्गों और 14 पुलों को क्षतिग्रस्त होने से सड़क मार्ग से प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचना एक चुनौती है। मेडागास्कर सरकार ने इस साल 27 जनवरी को आपातकाल स्थिति घोषित कर दी थी। और आइए अब देखते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या भाव है। मोटे अनाज में शामिल ज्वार एक पौष्टिक अनाज है और इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, रागी, छोटा ज्वार, कंगनी, प्रोसो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोदों और दूसरा ज्वार आते हैं। ये अधिक पौष्टिक होते हैं। ज्वार वर्षा आधारित कृषि के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। ज्वार की फसल से किसान को डबल फायदा होता है। पहले तो अनाज के तौर पर ज्वार को इस्तेमाल करते हैं और दूसरा इसे पशुओं के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण इपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों की मांग बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। भारत ने वैश्विक बाजार में 1,49,926 मीट्रिक टन से अधिक के निहित अनाज का निर्यात किया है, जिसका मूल्य 450.95 करोड़ रुपए और 60.87 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत ने साल 2020-21 के दौरान मोटे अनाज का उत्पाद का निर्यात मुख्य रूप से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और नेपाल को किया है। आपको बता दें कि इपिडा ने साल 2021 से 26 में 5 वर्ष की अवधि के लिए ज्वार तथा ज्वार प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई योजना की तैयारी कर रही है। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया है, जिसका असर ज्वार के भाव पर पड़ सकता है। वहीं देश भर में हो रही रबी ज्वार की बुवाई का रकबा बीते साल के मुकाबले 3,04,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में ज्वार की बुवाई 24,56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 27,60,000 हेक्टेयर रही थी। ज्वार के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में 5 फरवरी को ज्वार का भाव था 2,000 रूपए। 7 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,000 रूपए पर बना रहा, जबकि राज्य की ही जसदड़ मंडी में सफेद ज्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 फरवरी को सफेद ज्वार का भाव रहा 2,750 रूपए। 7 फरवरी को इसके सौदे 500 रूपए लुढ़क कर 2,250 रूपए पर हुए। हालांकि राजकोट मंडी में सफेद ज्वार के भाव में इस दौरान बढ़त देखने को मिली। यहाँ 5 फरवरी को सफेद ज्वार का भाव था 2,500 रूपए। 7 फरवरी को इसके सौदों में 500 रूपए का उछाल आया और भाव 3,000 रूपए पर जा पहुंचा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों में एमएसपी में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक हाइब्रिड ज्वार का एमएमपी मूल्य रुपए 118 बढ़कर 2,738 रूपए तय किया गया है, जबकि ज्वार मलडंडी का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 के लिए 118 रूपए बढ़ाकर 2,758 रूपए हो गया है।
कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दलहन की बुवाई निर्धारित लक्ष्य से 2 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं बात मूंग की खेती की करें तो दलहनी फसलों में शामिल मूंग का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। साल 2021-22 के दौरान मूंग की कुल बुवाई 1,90,000 हेक्टेयर घटकर 5,13,000 हेक्टेयर में ही हो पाई है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुवाई का रकबा 7,03,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं मूंग के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जसदण मंडी में 4 फरवरी को मूंग का भाव था 5,500 रूपए। 7 फरवरी को इसके भाव में 1,500 रूपए का उछाल आया और भाव 7,000 रूपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की राजकोट मंडी में मूंग के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 फरवरी को मूंग का भाव रहा 6,100 रूपए। 7 फरवरी को इसके सौदे 290 रूपए मजबूत होकर 6,390 रूपए पर हुए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में 5 फरवरी को मूंग का भाव था 5,810 रूपए। 7 फरवरी को इसके भाव में 400 रूपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,410 रूपए। हालांकि मालपुरा मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में तेजी देखने को मिली। 4 फरवरी को यहाँ मूंग का भाव था 5,850 रूपए। 7 फरवरी को इसके सौदों में 100 रूपए का उठाव आया और भाव हो गया 5,950 रूपए। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 8 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से हाल में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश से साल 2021 के लिए अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान कुल दालों का निर्यात 2,24,083 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 1,94,286 टन का ही हुआ था। भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की इन 58 सीटों के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में। 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 24 उम्मीदवारों की 7वीं सूची की जारी। पार्टी ने गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध शोभावती शुक्ला को उतारा चुनावी मैदान में। इसी तरह प्रतापगढ़ के रानीगंज से अपना दल से विधायक और महीने भर पहले सपा में आने वाले आर.के. वर्मा को बनाया गया उम्मीदवार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान देश में कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की बेहतरीन काम की सराहना। कहा, चिकित्सकों के कारण ही देश कोरोना की लहरों का सफलतापूर्वक कर सका सामना। देश भर में कोरोना संक्रमण के नए दैनिक मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 67,597 नए मामले आए सामने, जबकि इससे एक दिन पहले 83,876 मामले आए थे सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कारण 1,188 लोगों की गई जान, जबकि 1,80,456 लोग इस बीमारी से हुए ठीक। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धि। अब तक 170 करोड़ से ज्यादा लगाए गए कोविड रोधी टीके। टीकाकरण के 388वें दिन 55,78,000 से ज्यादा दिए गए टीके। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 168 करोड़ 8 लाख से ज्यादा मुहैया कराए टीके। कोरोना के मामलों में कमी आने के कारण लोगों का जीवन धीरे धीरे पटरी पर आना हुआ शुरू। इसी के मद्देनजर सरकार द्वारा प्रतिबंधों में दी जा रही है ढील। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में कोरोना मामलों की समीक्षा के बाद जिम खुले। देश भर में पहले के मुकाबले कोरोना के मामलों में भारी गिरावट। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक मंगलवार से शुरू। 10 फरवरी तक चलेगी बैठक। 10 फरवरी को घोषित होंगे MPC बैठक के परिणाम। प्रमुख रेपो और रिवर्स रेपो दरों की समीक्षा और संशोधन के लिए द्विमासिक आधार पर होती है बैठक। वर्तमान में रेपो रेट है 4% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। B.R. चोपड़ा के सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोपती का निधन। 74 साल के थे प्रवीण कुमार। 6.5 फीट लंबे प्रवीण कुमार ने हिंदी फिल्मों में भी किया था काम। एक्टिंग में आने से पहले प्रवीण थे एक हैमर और डिस्कस थ्रो एथलीट। उन्होंने एशियाई खेलों में 4 मेडल, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य किए थे अपने नाम। खेल के कारण ही प्रवीण कुमार को सीमा सुरक्षा बल में डिप्टी कमांडेंट की मिली थी नौकरी।
तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार। किसान का हाथ पत्थर तोड़ता है, मिट्टी से सोना उगाता है। आज तो तेरी शादी है, कम से कम आज तो ये किसान सेवा बंद कर। कोई आगे बढ़ा ना, गोली मार दूंगा। है कोई जो यहाँ इस वक्त इस मंडप में मुझसे शादी करे, 7 फेरे ले और घर बसाए? भूमि कन्या, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ओ नंदरानी, तुम्हारे वाखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया, तुम्हें मुझसे अधिक कपियों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक, केवल दूरदर्शन किसान पर। गब्बर की दहाड़, पोलार्ड का पलटवार, कोहली का जुनून, केमार रोच की रफ्तार। क्या रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया करेगी क्लीन स्वीप का चमत्कार? देखिए 6, 9 और 11 फरवरी 2022 को 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज का लाइव टेलीकास्ट डीडी स्पोर्ट्स पर।